हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में आज अपन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड की हमको क्या दे रखा है? बैलेंस शीट। कब की दे रखी है? एज ऑन 31 मार्च। इसको हम कुछ भी एज्यूम करते हैं 21, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, बैलेंस शीट में तो यही होता है। तो देखो क्या क्या दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। याद आ रहा है कुछ? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। जब मैंने आपको नोट्स बनवाए थे तब उसमें यही दो लिखवाए थे। किसके लिए? स्टैच्यूटरी रिजर्व्स के लिए। जो मैंने आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व के एग्जाम्पल लिखवाए थे उसमें ये दोनों भी तो थे। तो ये दोनों क्या है हमारे? स्टैच्यूटरी रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है हमें बैलेंस। अच्छा, ये बैलेंस कौन सा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का? क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो देखो लाइबिलिटी साइड है तो ये कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। डिबेंचर्स दे रखे हैं, ट्रेड पेबल एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज। और इधर एसेट साइड में वही अपना लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स भी दे रखे हैं और नीचे करंट एसेट्स भी दे रखे हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड बैंक, ये सब दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कि बैलेंस शीट होती है वैसी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड। अब कहानी शुरू हुई है। एक्स लिमिटेड ने किसको उठा लिया? वाई लिमिटेड को उठा लिया। यानी कि ये जो वाई लिमिटेड है इसको एक्स लिमिटेड ने उठा लिया। मुझे बताओ कौन होगा ट्रांसफरर कंपनी और कौन होगी ट्रांसफरी कंपनी? तो एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड, यानी कि वाई लिमिटेड क्या करेगी? अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देगी। सेलिंग कंपनी हो गई, यानी कि इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। और जिसने उसको उठाया है यानी एक्स लिमिटेड, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है ना। ऑन 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने उठा लिया वाई लिमिटेड को। अब वाई लिमिटेड जब इनको अपना पूरा बिजनेस दे रही है, बेच रही है, तो एक्स लिमिटेड भी तो इसको बदले में कुछ ना कुछ देगी। बदले में मैं तेरे क्या देंगे बताओ आप? उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। तो एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसीडरेशन एज बिलो। तो वो परचेज कंसीडरेशन किस तरीके से देगी वो नीचे दे रखा है। अच्छा, मुझे बताओ परचेज कंसीडरेशन में हम किस किस का पेमेंट कंसीडर करते हैं? परचेज कंसीडरेशन में हम किसका पेमेंट कंसीडर करते हैं? जो पेमेंट इक्विटी को दिया गया हो और प्रेफरेंस को। यानी कि जो पेमेंट किसको दे रखा हो? ओनर्स को दे रखा हो, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो देखो, इश्यूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। यानी कि वाई लिमिटेड से हमने बिजनेस खरीदा है तो वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं, ठीक है। वैसे दे कुछ भी सकते हैं हम। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम इक्विटी भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं और सिंपली कैश बैंक में भी निपटा सकते हैं। लेकिन इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी दे रखा है, ठीक है। तो ये परचेज कंसीडरेशन में हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये किसको पेमेंट हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा, कितना पेमेंट हुआ है? देखो 3,50,000 के शेयर है इंटू 10 यानी कि 35 लाख, ठीक है ना। issued 15% preference shares of ₹100 each
टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने के लिए हमने क्या दिया है, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स ही दिए गए हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए हम उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, कैश बैंक से भी निपटा सकते हैं। तो ये कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये किसको पेमेंट हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और परचेज कंसीडरेशन में दोनों ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया गया हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इनको जो पेमेंट है वो कितना किया है? 10% प्रीमियम, यानी कि जो भी इनका अमाउंट ड्यू होगा उसका 10% एक्स्ट्रा इन्हें मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हम परचेज कंसीडरेशन बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, द डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यानी कि बोल रहे हैं जो वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं उनको हमने क्या दिया? डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स दे दिए एक्स लिमिटेड में, ठीक है। वाई लिमिटेड के जो डिबेंचर्स होंगे उनको एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये बताओ, इसको हम परचेज कंसीडरेशन में कंसीडर करेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, उसमें हम सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस को करते हैं। द स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको मेंटेन करने हैं तो करने हैं। उसके लिए मैंने आपको एडजस्टमेंट भी जब कंप्लीट रिवीजन कराया था तब बताई थी। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। बस ये याद रखना कि स्टैच्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से हैं इसमें, ये दोनों, इसलिए मैंने पहले ही मार्क करा दिए। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो साथ साथ मार्क कर दिया करो जो जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं फाइनली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। शो दी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी हमें बैलेंस शीट बतानी है, पूरी शो करनी पड़ेगी। आफ्टर अमलगमेशन ऑन दी अजम्पशन द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी कि एक क्वेश्चन के 2 धमाके, हमें यहाँ पर मर्जर के केस में भी बनानी है और परचेज के केस में भी, ठीक है। पहले मर्जर की बना लेंगे फिर परचेज की। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से आ जाओ कॉपी पर। तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला था लास्ट में परचेज कंसीडरेशन, तो हमें यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी वर्किंग्स, जो कि हम यहाँ बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का बता दूँ। देखो जैसे कि ये क्या है, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोला क्या है कि बैलेंस शीट बनाओ एक्स लिमिटेड की, जब कौन सा केस हो, मर्जर का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने मांगा है ना, हमें वही लिखना है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, और यहाँ पर बैलेंस शीट का हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट यही है। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कैसे आ गया, तो उसके लिए हम कुछ नोट नंबर का यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि ये अमाउंट नोट नंबर 1 की वजह से आया, ये अमाउंट नोट नंबर 2 की वजह से, ताकि अगर एग्जामिनर को जानना हो कि ये अमाउंट कहाँ से आया तो वो उस नोट पर रेफ़र कर ले। तो हम पीछे क्या कर देंगे, नोट्स टू अकाउंट कर देंगे पूरे, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट में भी कोई अमाउंट ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में हमें कुछ डिटेल में बताना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ वर्किंग्स बनाते हैं। तो उसके बाद हम थर्ड चीज़ पर आ जाएंगे, वर्किंग्स। तो समझ में आ रहा है ना हमें किस तरीके से, किस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने मांगा है वो बैलेंस शीट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और उसके बाद अगर कुछ वर्किंग्स होंगी क्वेश्चन में तो वो भी हमें बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आप 1 2 3 के ऑर्डर में करोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब हमारा ऑर्डर कैसा रहेगा, हम पहले वर्किंग्स बनाएंगे, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को ऐसा दिखना चाहिए कि पहले क्या बना है, बैलेंस शीट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट और उसके बाद वर्किंग्स। और ये कैसे पॉसिबल है,
सिंपल सी बात, पेज स्किप करके पहले यहाँ का पेज खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे, नोट्स टू अकाउंट लिखकर छोड़ देंगे 2 पेज, और यहाँ पर वर्किंग्स करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे, 1 2 3 पहले वर्किंग बनाएंगे, फिर हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट, और 3 नंबर पे करेंगे बैलेंस शीट। लेकिन एग्जामिनर को किस तरीके से दिखना चाहिए कि पहले हमने बैलेंस शीट बनाई है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और उसके बाद वर्किंग। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन समझ में आ गई हो, ठीक है। देखो, प्रेजेंटेशन का बहुत रोल होता है। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करके आता है, हर किसी का आंसर आ जाता होगा, लेकिन आपने देखा होगा नंबर सबके अलग अलग आते हैं, किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। वो कहता है मैंने भी तो सही करे थे सारे क्वेश्चंस, लेकिन प्रेजेंटेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आपको वो देखना है, ठीक है। और आज का अमलगमेशन का हमारा पहला ऐसा क्वेश्चन था सॉल्व वाला, बाकी समय तो छोटे छोटे थे क्वेश्चन, ये पहला है जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आपको पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन समझा दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है आगे के केस में, ठीक है ना। अब बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्किंग्स में हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जैसे यहाँ लिखा है आप भी साथ साथ लिखते जाओ। तो देखो, परचेज कंसिडरेशन में किस किस का पेमेंट कंसीडर किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो सबसे पहले वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं, तो हम उन्हें दे रहे हैं 3,50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, यानी कि हम उन्हें दे रहे हैं 35 लाख रुपीज़। तो अमाउंट में आ जाएगा 35 लाख, ठीक है। और किस फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश बैंक। तो हम उन्हें दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट द रेट कितने रुपए का था, 1 शेयर था 10 का। क्वेश्चन मैंने मेंशन है, वहीं से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन क्या दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो उनका अमाउंट ड्यू था उसमें हम 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका अमाउंट ड्यू देखते हैं कितना था, वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स ये रहे 17 लाख। ये देखो, ये अमाउंट थाउजेंड्स में दे रखा था, यानी कि 3 जीरो और आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 लैक्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट था 17 लैक्स, लेकिन हम उनको 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसको आप काउंट कर लेना, आ जाएगा 18,70,000। यानी कि हम उनको कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 18,70,000। और दे क्या रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने वाले, 15% वाले। तो किस फॉर्म में दे रहे हैं, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। फेस वैल्यू कितना था इसका, 100 ईच ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। समझाए आपको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, अमाउंट इतना आ गया, और किस फॉर्म में दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट था उसमें 10% एक्स्ट्रा लगा के दे रहे हैं, और किस फॉर्म में दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में। बस इतना आपको लिखना है। उम्मीद है आपको सही से विजिबल होगा। रजिस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब मैं इसका कर लेते हैं टोटल परचेज कंसीडरेशन। तो सबसे पहले 35 लाख प्लस 18,70,000, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ये आ गया 53,70,000, ठीक है। तो हम जो उनसे बिजनेस परचेज कर रहे हैं, किससे, वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतना, यानी हम टोटल बिजनेस परचेज करने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, 53,70,000। क्लियर है इतना, पहली वर्किंग बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो, ये 2 वर्किंग आपको क्लियर होगी ना, सच्ची बता रही हूँ, आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये 2 वर्किंग है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है।
एक वर्किंग तो हमारी हो गई। दूसरी वर्किंग बनाते हैं, जब हम बिजनेस परचेस करते हैं तो वापस हमारे पास क्या क्या आता है। तो देखो हमने क्या क्या लिया होगा। सबसे पहले एसेट्स आए होंगे, सारी की सारी एसेट्स आई होगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज आए होंगे, और आपको पता है मर्जर के केस में, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, मर्जर का, और मर्जर के केस में एसेट्स भी आते हैं, लाइबिलिटीज भी आते हैं और रिजर्व्स भी आते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन में बताया था। जिसको नहीं आता या ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ऑर्डर में फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो एसेट्स आ गए, लाइबिलिटीज आ गए, रिजर्व्स आ गए, और हम बदले में क्या दे रहे हैं, ये रहा 53,70,000। तो जो बिजनेस परचेस कर रहे हैं उसके लिए हम दे रहे हैं 53,70,000। ठीक है, हम उन्हें कितना दे रहे हैं, 53,70,000। और ये अमाउंट कहाँ से आया, यहाँ से। अब एसेट्स कितने आ रहे हैं, तो वाई लिमिटेड के अगर आप एसेट्स देखो तो कितने हैं, 6600। तो एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं 6600, और लाइबिलिटी देखो तो ये रही 350, 150। डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी। तो 350, 150। एक बार कैलसी पे यहीं कर लेते हैं, 350, 150, 350, 850। कितने हैं लाइबिलिटीज, 850। अच्छा, ये सारा अमाउंट जो है वो थाउजेंड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको भी मैं थाउजेंड्स में कर दे रही हूँ, तो उसका 3 जीरो हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 5370। कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटी सी बात है। रिजर्व्स, जैसे कि आपको पता है मर्जर में हम रिजर्व्स भी ले लेते हैं। तो रिजर्व्स आ गए आपके, ये जनरल रिजर्व, वाई लिमिटेड का एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और P&L अकाउंट। तो उसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं, 250, 200, 100, 500, बस 1050 आ गया इसका टोटल, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस जो वाई लिमिटेड के बैलेंस शीट है उसके अमाउंट टोटल करें। सबसे पहले एसेट्स के, फिर लाइबिलिटीज़ के, फिर रिजर्व्स के, और हम दे रहे हैं उनको कितना, 5370, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो लाइबिलिटी साइड कितनी है, क्रेडिट साइड है आपकी 850, 1050 और 5370, यानी कि 7270, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कितनी है, 7270, और एसेट साइड यानी कि डेबिट साइड कितना है, 6600, यानी कि डेबिट साइड कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। कितना आएगा दिख रहा है ना, क्रेडिट साइड 7270 और डेबिट साइड है 6600, यानी कि 6600, तो 670 जो आ गया वो आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब इस बैलेंसिंग फिगर को बताओ कहाँ डालूं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, बोलो। दोनों में से कहीं नहीं। मैंने आपको देखो जब कंप्लीट रिवीजन कराया था यही नोट्स थे, और यहाँ पे क्लियर कट लिखा था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट किस में यूज़ होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट यूज़ होता है परचेज के केस में। मर्जर के केस में ये क्या हो रहा है, लाइट को एक सेकेंड, देखो अब ठीक है ना। तो मर्जर के केस में गुडविल और कैपिटल का रिजर्व का कंसेप्ट यूज़ नहीं होता है, तो फिर डिफरेंस का अमाउंट कहाँ एडजस्ट होगा, डिफरेंस का अमाउंट आपका एडजस्ट होगा या तो जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट से, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम कहाँ से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अपन ने कर दिया जनरल रिजर्व से एडजस्ट। ये बात समझ में आया ना कि ये मर्जर का केस है और मर्जर के केस में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट नहीं होता। और ये बात मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन जब हम कर रहे थे तो इसके नोट्स के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था। तो मुझे लगता है पूरी की पूरी वर्किंग क्लियर। और जनरल एंट्री का आपको फॉर्मेट तो पता है ना, सिंपल, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और जो भी अमाउंट था वो यहाँ पर हमने लिख दिया कि अमाउंट ये सारा है थाउजेंड्स में, तो ये बात भी हमने लिख दी। नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग, अरे लिख ही नहीं पा रहे, बीइंग एसेट्स, लाइबिलिटीज, मर्जर के केस में रिजर्व्स भी आ जाता है, एंड रिजर्व्स टेकन ओवर अंडर कौन से मेथड से, पूलिंग ऑफ। मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे पता है राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही, इसी वजह से मैं साथ साथ बोल रही हूँ। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बीइंग एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स टेकन ओवर अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हो गया। तो ये दोनों वर्किंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब अपन चलते हैं मेन सॉल्यूशन पर। पहले हमने परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट कर लिया, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि उनको हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं 5370 का, और उनसे ले क्या रहे हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व सब। यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा जनरल रिजर्व्स और P&L अकाउंट से एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, यही चीज़ जब परचेज के केस में होगा तब यहाँ पर क्या आएगा, गुडविल। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन मेन सॉल्यूशन पर। यहाँ पर लिखो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट किसकी, एक्स लिमिटेड की, जो मेन रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सारी बातें हम यहाँ लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स, नोट्स जो भी हम रेफर के लिए करेंगे, और सारा का सारा अमाउंट, और अमाउंट हम किस में लिख रहे हैं, थाउजेंड्स में, इसलिए 000 लगा दिए। अब देखो फॉर्मेट सिंपल होता है। देखो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ होते हैं और एसेट्स होते हैं, लेकिन ये तो सिंपल बैलेंस शीट हो गई। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के साथ साथ क्या होता है, इक्विटी भी होता है। तो पहले हमारा हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और उसके बाद आएंगे एसेट्स। ठीक है। तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे एसेट्स। और वैसे बैलेंस शीट होती है आपकी टी फॉर्मेट में, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होगी, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो सीधी 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 चलती आएगी, उसके बाद यहाँ पर सेकंड डाल देंगे एसेट्स, फिर वो चलता आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले इक्विटी के बारे में लिख देते हैं। तो पहले लिखते हैं 1, इक्विटी में क्या आएगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है। अब देखो शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि शेयर होल्डर्स के क्या क्या फंड होते हैं। तो सिंपल, पहला होता है उनकी शेयर कैपिटल, और दूसरा हक होता है उनका किस पे, रिजर्व एंड सरप्लस पे। तो बी हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमने लिख दिया इक्विटी के बारे में, शेयर होल्डर फंड्स। अब हम लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ दो तरीके की, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। तो सेकंड आ जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसमें आ जाएंगे आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो यहाँ पर आपके डिबेंचर्स वगैरह सब यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। तो नॉन करंट हो गया, अब क्या आएगा, करंट। करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में क्या होते हैं, वही अपना ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स वगैरह, और बाकी क्या आ जाएंगी, अदर करंट लाइबिलिटीज। ये कंप्लीट हो गया हमारा
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन। पहले हमने इक्विटी के बारे में लिख दिया, उसके बाद लाइबिलिटीज़ के दो, नॉन करंट और करंट। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हो गया। अब बैलेंस शीट में और क्या आता है? लाइबिलिटीज़ के बाद आता है एसेट्स। तो नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं एसेट्स। तो जैसे लाइबिलिटीज़ में था नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, उसी तरीके से एसेट्स में भी हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हमने लिख दिया नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट, और यहाँ पर हम लिख देंगे करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? पहला आपका पीपी, मतलब वही फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा आ जाएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें आ गया पीपी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में आपके वही सारे जो भी आपका बैलेंस शीट में दे रखा हो करंट एसेट्स वो डाल देना, जैसे कि इन्वेंट्री हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ, और आपका बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका अमाउंट लेके आएंगे एक एक नोट नंबर बना के। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं शेयर कैपिटल का नोट। तो नोट नंबर 1। तो नोट्स टू अकाउंट्स में अपन आ गए, और यहाँ पे हमारा पहला है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? सिंपल, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल। ये किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? एक्स लिमिटेड की। और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या कर लिया है? उठा लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो एक्स लिमिटेड पे खुद की तो शेयर कैपिटल होगी, एक्स लिमिटेड पे खुद की तो शेयर कैपिटल होगी, और साथ साथ वाई लिमिटेड की शेयर कैपिटल भी होगी। तो एक्स लिमिटेड की खुद की कितनी है देखो, 5,000, और वाई लिमिटेड की तो हमने अभी लिखी, ये रही 3,500। तो एक शेयर कैपिटल में दो आएंगे आपके, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में एक्स की और वाई की, एक्स की हो गई 5,000 और इसकी हो गई 3,500, तो दोनों हो गए आपके 8,500। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक्स लिमिटेड की भी होगी, वाई लिमिटेड की भी होगी। एक्स लिमिटेड की कितनी है? एक्स की है 2,200, और वाई लिमिटेड की यहाँ पर लिखी होगी 1870। तो ये हो गई 70, 8, 9, 10, 4070। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 8,500 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 4070, यानी कि 12,570। ये हो गया टोटल शेयर कैपिटल। क्या हो गया? टोटल शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल सिंपल है, समझ में आ गया। इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी में एक्स की वाई की, प्रेफरेंस में एक्स की वाई की, और ये आ गया अमाउंट हमारा 12,570। और ये 12,570 कहाँ से आया? नोट नंबर 1 से। अब रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके लिए हम बनाते हैं नोट नंबर 2। बस यही दोनों थोड़े से नोट्स अकाउंट थोड़े से हमें कंसंट्रेशन के साथ बनाने पड़ते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नोट्स अकाउंट बहुत सिंपल होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पे खास ध्यान देना।
कहाँ गए, ये सबसे पहले जनरल रिजर्व। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले जनरल रिजर्व। तो ये तो मर्जर का केस है। जनरल रिजर्व में एक्स लिमिटेड का भी होगा और वाई लिमिटेड का भी होगा। एक्स लिमिटेड का कितना है 500 और वाई लिमिटेड का 250। तो 500 और 250। और याद होगा आपको एक हमने इधर एडजस्टमेंट करी थी जनरल रिजर्व के, ये रही जनरल रिजर्व में हमने 670 का बैलेंस करा था डेबिट, तो वो अपन यहाँ कर देंगे। ठीक है, कितना था 670 का अमलगमेशन एडजस्टमेंट के नाम से यहाँ पर हम इसका ये कर देंगे। ठीक है, अब जनरल रिजर्व का बैलेंस देखो कितना है। एक तो ये आपका मॉड्यूल ना इतना बार बार इधर ही गिरता है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और ये जो एडजस्टमेंट है 670, ये जनरल रिजर्व आ जाएगा 80। ठीक है, तो रिजर्व्स में पहला हमने कर लिया जनरल रिजर्व। दूसरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्स का बताओ और वाई का बताओ। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्स का है 300, वाई का है 200। 300 200 ये आ गया 500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक्स का वाई का, एक्स का तो है नहीं, वाई का कितना है 100, तो खाली वाई का आ जाएगा 100 डायरेक्ट यहाँ पर बाहर। उसके बाद कौन बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स का वाई का 750 500। एक्स का वाई का कितना है 750 और 500, तो 7 और 5 12, ये हो गया 1250। तो ये आपका हो गया जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सबको करके हमारा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो 80 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 1250, ये आ गया 1930। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है रिजर्व एंड सरप्लस में, उम्मीद है आपको आसान लग रहा होगा। 1930 फटाफट हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं 1930। और ये 1930 कहाँ से आया नोट नंबर 2 से। अब बनाते हैं हम नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। इसमें मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आती है डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाओ भाई डिबेंचर्स पे। 13% डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स एक्स के भी आ जाएंगे और वाई के भी। 500 350, 500 350 850 आ गया। मैंने बोला था ना आगे के नोट बहुत इजी है। देखो हो भी गया 3rd नंबर। ठीक है, अब ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज़ के लिए बहुत सिंपल है, तो इसके लिए नोट नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी नीड नहीं है। अगर आप बनाना चाहो, अपना टाइम वेस्ट करना चाहो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप कर सकते हो। ट्रेड पेबल 450 350, तो ये कैसे आएगा अमाउंट, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। 450 350 ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटी एक्स के कितना है 200 और वाई का कितना है 150। 200 प्लस 150। किसी ने मुझसे बोला था कि मैम आप ये जो काउंटिंग है
ये हिंदी में करते हो हमें दिक्कत हो जाती है, तो मैं साथ साथ इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, ठीक है। 450 प्लस 350, तो ये ट्रेड पेबल्स आ गए हमारे 800 और अदर करंट लाइबिलिटीज 200 प्लस 150 ये आ गए 350, मतलब 350। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा लाइबिलिटी साइड का टोटल। कर दे हल, कर देते हैं। 12570 ये आ गई शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1930, 850 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 800 ट्रेड पेबल्स, 350 अदर करंट लाइबिलिटीज, और ये आ गया हमारा 16500। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, लाइबिलिटी साइड का पोर्शन। अब आ गया हमारा एसेट साइड। अब तो बहुत सिंपल है, अब क्वेश्चन समझो खत्म। पीपी का एक नोट बना देते हैं 4, ठीक है। ये कुछ ऐसे नोट होते हैं जो हमें बनाने ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये पीपी। बाकी के भी बना सकते हो लेकिन ये आपकी मर्जी पर है, ठीक है। मेरे हिसाब से मत बनाओ, क्यों इतना टाइम वेस्ट करो, यहीं की यहीं कर दिया करना। पीपीई का तो बनाना पड़ेगा, तो 4 बना लेते हैं हम पीपीई, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें भी आ जाएंगे अपने सारे के सारे फिक्स एसेट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो देखो एक्स की भी आ जाएगी और वाई की भी। एक्स की है 2500 और वाई की है 1550, तो ये आ गया आपका 2500 और 1550, तो 50 5 पर 10 4050, ठीक है, 4050। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी आ जाएगी एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड का कितना है 3250, वाई लिमिटेड का कितना है 1700, तो उसका टोटल करते हैं 507894 4950, ठीक है ना। अब कौन रह गया बताओ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये रह गया बस। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसमें भी आ जाएंगे एक्स लिमिटेड का और वाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का कितना है 575 और इसका 350, तो 575 और 350, ये अगर टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 5 12 का 1 5 6 7 8 9 925, और इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का मिला के 4050, 4950, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है 9925। चलो हमारे नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गए। 9925 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहीं कर लेते हैं। 700 500 यानी कि 1200, 700 प्लस 500 ये आ गया आपका 1200। इन्वेंट्री में देखो 1250 और 9, अरे यार ये मॉड्यूल आपको दिखता ही नहीं है, मुझे लग रहा है मैं इधर करती रहती हूँ और इधर रह जाता है। चलो इधर देखो कहाँ पर थे, इन्वेंट्री पर 1250 950, तो 1250 प्लस 950, उसके बाद ट्रेड रिसीवर्स 900 1030, 900 1030, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 725 520, 725 और 520। अब फटाफट इनको टोटल कर लेते हैं। पहले इन्वेंट्री का टोटल करते हैं 1250 प्लस 950 2200, ट्रेड रिसीवर्स का 900 प्लस 1030 ये आ गया 1930, 725 प्लस 520 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1245,
अब दुआ करो भगवान से एसेट का टोटल भी मैच कर जाए लाइबिलिटी साइड से, तो हमारी बैलेंस शीट सही है। फटाफट करते हैं। 9925 प्लस 1200 प्लस 2200 1930 1245 16500। क्या बात है, 16500। तो फाइनली हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। ये होती है हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। एक बार अगर किसी को कुछ भी चीज़ ना विजिबल हुई हो तो एक बार मैं सारी चीज़ें एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमने बनाई बैलेंस शीट, तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर को प्रेजेंट होगा कि इन्होंने सबसे पहले बनाई है बैलेंस शीट। उसके बाद उन्हें नोट्स अकाउंट्स देखने होंगे, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब किसी का भी कुछ रह गया हो तो पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। और वर्किंग्स आपकी यहाँ आ जाएंगी। जैसे वो ये था ना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट नाम से जो हमने जनरल रिजर्व में डेबिट किया था 670, तो 670 कहाँ से आया, इसका भी हमें एक ये रहा हमारा वर्किंग नोट जनरल एंट्री के नाम से, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे मार्क्स हैं। बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई है, मतलब मैच हो गई है, ठीक है ना। तो खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन अभी कैसा कंप्लीट हुआ है, सिर्फ ए पार्ट, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन परचेज का बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बस छोटा सा करना है, बाकी कोई अलग नहीं है, तो वो भी अपन करेंगे अभी। तो अब अपन आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या थी, बैलेंस शीट बनानी थी एक्स लिमिटेड की, किस केस में, परचेज के केस में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक जादू दिखाऊंगी, ठीक है, तो देखने के लिए तैयार हो। सबसे पहले तो देखो फॉर्मेट तो वही रहेगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो इक्विटी के बारे में पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स के 2 फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। लाइबिलिटीज़ के लिए 2, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और दूसरा क्या आता है, एसेट्स। तो एसेट्स का अपना नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो फॉर्मेट तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब देखना, अमाउंट भी हम पहले ही कर चुके हैं, यही जादू है। देखो शेयर कैपिटल का अमाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट किसकी है, मर्जर के केस वाली, और ये हमारी बैलेंस शीट किसकी है, परचेज की केस वाली। अब जादू होता है स्टार्ट। देखो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 कितना है, 12570। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 12570। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 850। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 850। ट्रेड पेबल्स 800 800। अदर करंट लाइबिलिटीज 350। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4 9925 9925। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1200। इन्वेंट्री 2200 1930 1245। देखा जादू, फॉर्मेट के साथ साथ हमने अमाउंट भी कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कैसे हुआ भला, देखो कौन कौन से केस में हमें बनानी थी, मर्जर के केस में और परचेज के केस में। अब मर्जर के केस में और परचेज के केस में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का। क्यों, क्योंकि मर्जर के केस में हम उनके एसेट लाइबिलिटीज के साथ साथ रिजर्व्स भी उठा लेते हैं, लेकिन आपको याद होगा परचेज के केस में हम उनके रिजर्व्स को नहीं छूते, वहाँ पर सिर्फ क्या उठते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, यानी कि यहाँ पर रिजर्व्स नहीं आते। तो मतलब क्या कि जो डिफरेंस आया होगा अमाउंट में, वो किस में आया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, खाली उसका ही नोट अलग बनेगा, बाकी के सारे सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो ये था जादू कि हमने फॉर्मेट के साथ साथ अमाउंट भी कॉपी पेस्ट कर दिया। कौन से वाले केस से, मर्जर के केस से, ठीक है। अब बस एक का हमें नोट बनाना है, इसका नोट अलग बनेगा, बाकी सब सेम है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इसके नोट बनाने से पहले हम इसकी वर्किंग भी कर लेते हैं, यानी कि जनरल एंट्री। तो परचेज के केस में हम उनके एसेट्स उठाते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट आ गए। हम उनके लाइबिलिटीज उठाते हैं,
लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो गए, लेकिन हम उनके रिजर्व्स नहीं उठाते, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा बिजनेस परचेज। तो एसेट्स हमने कितने उठाए, हम पुरानी वाली जनरल एंट्री से अमाउंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 6600 और लाइबिलिटीज़ 850। 6600 एसेट्स और लाइबिलिटी 850। अब दोबारा कैलकुलेट, जितनी मेहनत होनी थी वो हमने मर्जर में मेहनत कर ली, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। बिजनेस परचेज, इसका भी अमाउंट यहाँ से आ जाएगा, ये रहा 5370। 5370। अब बस आपको क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे है 850 प्लस 5370, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 6220, लेकिन डेबिट में कितना है 6600, तो ये आ गया 380। अब 380 का बैलेंस कहाँ जाएगा, देखो एसेट साइड ज़्यादा है और लाइबिलिटी साइड कम है, तो सिंपल सी बात कहा जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर कितना 380 से। अब ये बताओ परचेज के केस में गुडविल या कैपिटलिज्म, पता है ना, परचेज के केस में कंसेप्ट होता है गुडविल और कैपिटलिज्म का। तो अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता तो गुडविल लिखते, लेकिन यहाँ पर किस में आ रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड अपन लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, कितना 380 का, बस हो गया। ठीक है, तो ये वर्किंग कंप्लीट। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब आ जाओ अपनी बैलेंस शीट पर वापस। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, अच्छा यहाँ पर बताओ जनरल रिजर्व किस किस का आएगा, एक्स लिमिटेड का है वाई लिमिटेड का, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड का, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले जनरल रिजर्व, और परचेज के केस में हम रिजर्व्स नहीं उठाते हैं, इसलिए जनरल रिजर्व में सिर्फ किसका आएगा एक्स लिमिटेड का रिजर्व, और एक्स लिमिटेड का किसका कितना है 500। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना है 300। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं है, पी एंड एल अकाउंट 750। ठीक है ना, और कैपिटल रिजर्व जो कि हमने यहाँ पर निकाला था वो कितना था 380, ये भी तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो ये भी आ जाएगा कैपिटल रिजर्व कितना 380। ठीक है, अब ध्यान देना एक और चीज, लास्ट में कुछ छोटी सी बात लिखी थी, यहाँ पर लिखा था द स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 years, यानी कि ये हमें मेंटेन करना ही करना है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर स्टैच्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो चाहो तो इसके पास ही लिख सकते हो, अभी मैं आपको समझाने के लिए अलग लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि हमने वाई लिमिटेड के रिजर्व्स क्यों लिए। वैसे वाई लिमिटेड के रिजर्व लेते तो नहीं है, लेकिन फिर भी वाई लिमिटेड के हमने 2 रिजर्व लिए हैं, कौन कौन से, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये क्या है स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, और स्टैच्यूटरी रिजर्व्स को हमें 2 साल तक मेंटेन करना है, यानी कि ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होना चाहिए। तो कितने कितने हैं, वाई लिमिटेड के एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है 200 और ये है आपका 100, यानी कि टोटल 300 स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसको फिर हम करेंगे कैसे,
मीन्स ये हमने शो तो कर दिए, लेकिन हमारी एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्योंकि हमने उनके रिजर्व उठाए तो है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें शो ही तो करने हैं, हमें लॉ की रिक्वायरमेंट ही तो फुलफिल करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, क्रेडिट साइड शो तो हो गए, और साथ के साथ हम क्या करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट से यही 300 का जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में डिडक्ट भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस एकदम करेक्ट। ठीक है, ये आखिरी वाली बात किस किस को समझ में आई, वैसे ये वाली बात मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन में भी समझाई थी। पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 500, 300, 750, 380। देखो ये जो है ना, ये एकदम सही है, 1930, ये एकदम सही रिजर्व्स है, क्योंकि हमने वाई लिमिटेड के रिजर्व्स उठाए तो है नहीं है, तो ये एकदम सही है। क्या सही है, 1930। लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उनके एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यानी कि स्टैच्यूटरी रिजर्व कितने, 200 + 100 ये हमने दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और इसको हम साथ के साथ क्या कर देते हैं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो करेक्ट है 1930 जो पहले भी करेक्ट था और अभी भी करेक्ट है, ये हमारा एकदम सही रिजर्व शो होगा। ये मुझे लगता है अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर नहीं है अभी भी तो कमेंट सेक्शन खुला है, खाली है, आप कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा जो है नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का आ गया 1930। अब देखो पिछले वाले का भी 1930 आ रहा था और इस बार का भी 1930 आ रहा है, लेकिन ये मैंने आपको नोट्स पे अकाउंट की अलग से बनाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अलग एडजस्टमेंट थी, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व हम उठाते रही हैं, इसलिए अलग एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, इसलिए मैंने बनवा दिया। बाकी के सारे नोट्स आपके कैसे बनेंगे, सेम इस तरीके से, जैसे मर्जर के केस में थे वैसे ही बनेंगे। नोट नंबर 1 सेम है एकदम डिट्टो, 3 भी सेम है, 4 भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो बनवाए नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, इसलिए मैंने आपको वो बनवा दिया और उसकी वर्किंग भी बनवा दी। ठीक है, उम्मीद है दोनों चीज़ें आपको समझ में आई हो। बैलेंस शीट के सारा फॉर्मेट सेम है, सारे नोट सेम है एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस, सारे के सारे अमाउंट सेम है, तो उसका आंसर भी जो है टोटल सेम ही आएगा, इसलिए हम एज इट इज़ लिख देंगे। एग्ज़ाम में भी कृपा करके टाइम बचा लेना, ऐसे नहीं कि सारी दोबारा से एक एक इन्वेंट्री एक एक ये टोटल करने बैठो। ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, वहीं बैठे रह जाओगे, कॉपी ले ली जाएगी, तो ऐसा मत करना। ये जो मैंने बोला था जादू, ये कैसे हो गया जादू, ये मैंने आपको समझा दिया, और यही चीज़ जादू आपको अपने एग्ज़ाम में भी करना है, जिससे कि टाइम सेविंग हो। उम्मीद है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 आसान लगाओ, अगर लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको बाकी की सारी चीज़ें, अब तो मैं कुछ और भी नई चीज़ें लेके आ रही हूँ, वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। अरे हो जा बंद।